नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ प्रवीण कुमार। अनलॉक 1 शुरू हो गया है। लॉकडाउन के 4 चरणों के बाद अब वापस चीज़ों को शुरू करने के लिए अनलॉक 1 शुरू किया गया है। अनलॉक भी शायद 3 चरणों में होगा। लॉकडाउन को लेकर के अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कांग्रेस जहां लॉकडाउन को पूरी तरह से विफल बता रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा लॉकडाउन को बेहद सफल बता रही है। सोशल मीडिया में भी अफवाहें चल रही हैं कि लॉकडाउन फिर से शुरू होना चाहिए। कितना सफल रहा लॉकडाउन? क्या लॉकडाउन फिर से होना चाहिए? क्या अनलॉक के लिए यह समय सही था? इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी से प्रदेश महासचिव गोविंद बिष्ट जी और साथ में नैनीताल भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट जी। स्वागत है आपका बिष्ट जी। धन्यवाद। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिष्ट जी। आप प्रदीप बिष्ट जी, जिलाध्यक्ष, आपसे कि किस तरीके से देखते हैं आपकी, क्या सही समय था लॉकडाउन को ख़त्म करने का, अनलॉक 1 शुरू करने का? क्या ये सही समय था या कुछ जल्दबाजी कर दी गई? नहीं, मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब कोविड शुरू हुआ तो पहले लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद अनेक चरणों में लॉकडाउन आगे बढ़ा और फिर जैसे जैसे विशेषज्ञों की राय आई, विशेषज्ञों ने बताया कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बात कही है कि जान भी बचे और जहान भी चले। तो जहान चलने के लिए अनलॉकडाउन करना भी ज़रूरी है, देश को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अनलॉकडाउन भी ज़रूरी है। तो जैसी आवश्यकता देश को होगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी ओर को बढ़ रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि आज भारत ने जो इस बीमारी पर कंट्रोल करा है वो लॉकडाउन के कारण करा है और जो इस देश की इकोनॉमी, आर्थिकी को भी बढ़ाएंगे, जिस तरीके से अनलॉक की भी कार्रवाई चल रही है उसी के आधार पर हम इकोनॉमी भी बढ़ाएंगे। बिष्ट जी, क्या सोच करके अनलॉक किया गया? जबकि अगर दूसरे देशों की बात करें तो जब लॉकडाउन के बाद संख्या कुछ घटती हुई सी नजर आई तब अनलॉक किया गया, लेकिन वही स्थिति अगर भारत में देखें तो लगातार यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। क्या सोच करके अनलॉक 1 को किया गया है, शुरू किया? मैं एक बात तो बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रवीण जी, अन्य देशों की तुलना में और भारत की तुलना में बहुत अंतर है। हमारी देश की आबादी, हमारी देश का सामाजिक ताना बाना और उसके बाद हमारे देश में आज भी इतनी संख्या होना एक दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं कि यह आश्चर्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी लॉकडाउन नीति, जो विशेषज्ञों ने बताया और जैसे जैसे हम उस चरणों को बढ़े उसके कारण है। संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे भारत की आबादी, ताना बाना, सामाजिक संरचनाएं हैं, उसके आधार पर हमारा संख्या भी हम कह सकते हैं हम कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए जी। दूसरी बात है अनलॉक डाउन अब हो, उसके लिए निश्चित तौर पर जहान भी चलना चाहिए। जिस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, आने वाले आगे जीवन भी चलना है, आगे की चीज़ें भी होनी हैं, रोजगार से लेकर अब हमें कोविड से घबराना नहीं है, हमने इसके संग सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। दुनिया ने ये माना है कि कोविड से अब हमें लंबा समय इसके साथ जीना पड़ेगा, तो उसकी तैयारियां करते हुए स्टेप बाय स्टेप सरकार देश को जिस स्थिति, बेहतर स्थिति की ओर को ले जा सकती है, उसका प्रयास कर रही है। जी गोविंद बिष्ट जी, आपके पास आना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि कितना सहमत है आप इस अनलॉक जो 1 शुरू किया गया है, कितना सहमत है? क्या सही समय है, इस समय पे अनलॉक होना चाहिए था, जबकि एक तरफ लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली जा रही है? मेरा ये कहना है कि अनलॉक होने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब लॉकडाउन पे भी हम ज़रूर जाएंगे, लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। जिस तरीके से 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और ये 31 मई तक लॉकडाउन रहा, उसके बाद अनलॉक किया और हम पूरी तरह से सरकार के साथ रहे, क्योंकि एक संक्रमण का समय था तो हमें सरकार के साथ रहना चाहिए था। लेकिन हम पहले से भी कहते रहे हैं कि थोड़ा सा एक तैयारी के साथ सरकार ने निर्णय लेने में थोड़ा तैयारी के साथ इसमें कार्य नहीं किया, क्योंकि जनता का एक धैर्य होता है। जनता ने बहुत साथ दिया है, पूरे देश ने, कि जनता जिस तरह से खड़े हुई है, मुझे बहुत गर्व होता है कि हम भारत के लोग हैं। और इस विपरीत परिस्थिति में भी सबसे पहले कोरोना से हम किस तरह लड़ेंगे मेडिकली, ये अलग चीज़ है, मगर जो जनता ने अपने आत्मबल का परिचय दिया, जो अपनी सामंजस्य का परिचय दिया, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है।
अब सवाल ये आता है कि 3 महीने का समय, लगभग 3 महीने का लगभग समय, जनता बिल्कुल त्राहिमाम हो गई। किस तरह की परेशानियां हुई पूरे देश के अंदर, आपने देखा किस तरीके से देश के मजदूरों को परेशानियां हुई, किस तरीके से व्यापारी वर्ग को परेशानियां हुई। हर वर्ग को देश में कई दिक्कतें हुई। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि देश में संक्रमण काल आएगा तो हम ऐसा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो हमें उनकी बात मानने में गुरेज नहीं था, खुशी थी। लेकिन 2.5 से 3 महीने के बाद जब हम एक उम्मीद करते हैं, जिस समय देश में कोरोना के पीड़ित 150-250 थे, उस समय लॉकडाउन हो गया और उसके बाद जिस तरीके से लॉकडाउन आगे बढ़ा, निरंतर ये ग्राफ बढ़ता रहा। मैं आपको बताता हूँ कि 25 तारीख को 250 व्यक्ति संक्रमित थे और 9 अप्रैल को 5,735 संक्रमित थे। फिर 1 मई को ये लगभग 1 लाख व्यक्ति संक्रमित हो गए और 26 मई को ये 1,45,000 व्यक्ति संक्रमित हो गए और 31 मई को 2,55,000 व्यक्ति संक्रमित हो गए। तो जब ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तो लॉकडाउन क्यों किया और अनलॉक क्यों किया, ये सवालों के घेरे में अवश्य आएगा, क्योंकि आज की डेट तक 3,32,000 व्यक्ति संक्रमित हो गए हैं। तो सरकार खुद प्रश्नों में घिर जाती है कि लॉकडाउन क्यों किया और लॉकडाउन क्यों हटाया। वास्तविक टाइम तो अब लॉकडाउन का था, तो कहीं ना कहीं इसको स्वीकारना, इस जिम्मेदारी को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। आपका कहना ये है कि सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, फेल हुई है लॉकडाउन को लेकर के। जो भी उनकी तैयारियां थी वो अधूरी तैयारियों के साथ उन्होंने लॉकडाउन भी शुरू किया और अनलॉक 1 भी अधूरी तैयारियों के साथ शुरू किया। निश्चित तौर से आप कह सकते हैं कि तैयारियां थोड़ा अधूरी रहीं और अगर एक पूरे तरीके से, सुनियोजित तरीके से इस काम को किया जाता तो कहीं ना कहीं जब देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं और देश में लॉकडाउन हो गया, क्योंकि अन्य देशों से हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य देशों में लॉकडाउन किस स्टेज पे हुआ है, बीमारी जब संक्रमण बहुत फैल गई उसके बाद हुआ है, और हमारे यहाँ तो संक्रमण के आरंभ में हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या कमियां हुई कि इतना क्यों बढ़ गया, सवाल नहीं उठेगा? सवाल तो उठेगा, बिल्कुल सवाल उठेगा और जवाबदेही बनती है सरकार की कि किस तरीके से अगर 250 की संख्या पे लॉकडाउन लगाया जाता है और आज आंकड़ा लगभग 3.25 लाख के पार पहुंच गया और उस पर लॉकडाउन हटा दिया जाता है, तो ज़रूर जवाब देने की ज़रूरत है सरकार को। देखिए, मैं पहले दिन से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था जी, इस कोरोना की गंभीरता को, इस कोविड की गंभीरता को वो पहले दिन से समझा रहे थे। वो पहले दिन से बता रहे थे, उन्होंने कभी नहीं कहा इसके बाद हम बिल्कुल अच्छी स्मूथ स्थिति में जाने वाले हैं। वो लगातार पहले दिन से कह रहे हैं, जब भी टीवी में आए उन्होंने कहा स्थिति की गंभीरता को जानिए, स्थिति की गंभीरताओं को समझते हुए सब हमें आगे के काम करने हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ जो लॉकडाउन लगाया गया जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है जो पहला लॉकडाउन किया गया था, उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इससे हम कोरोना की चेन को तोड़ देंगे और टूटी है जी, प्रवीण जी, टूटी है। टूटने के बाद आंकड़ा 3.25 लाख के पार बिल्कुल, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो ICMR की रिपोर्ट है कि हम पहले ही अप्रैल में, जहां आप अप्रैल में 5,700 लोग कह रहे हैं, हम 8 लाख होते। और आज आप कल्पना करिए अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ तो हमारी संख्या ये कितनी तेजी से बढ़ रही होती। पूरी दुनिया इस बात को कह रही है कि भारत को फायदा हुआ है, भारत की ओर को देख रही है। बड़ा कष्ट होता है कभी कभी कि इस मुद्दे पर भी कांग्रेस के जो तरीका रहा, कुछ दिन तक तो चलिए वो शांत चित्त रहे, लेकिन उसके बाद विशुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण कोरोना को लेकर भी बड़ा कष्ट की बात है। बीमारी का राजनीतिक दृष्टिकोण होना ही नहीं चाहिए, कोविड की गंभीरता को समझना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहले 67 दिन में 1 लाख हुए, दूसरे 37 दिन में 1 लाख हुए हैं। इसलिए हमें ये समझना नहीं चाहिए कि एकदम हम बिल्कुल इससे निजात पा लिया, आने वाले दिन और कठिनाइयों को उन्होंने साफ कहा है इस बात को, यानी उनका भी इशारा था कि आने वाले दिन अभी कठिनाई के आने वाले हैं। ICMR रोज प्रेस करके कह रहा है, रोज हमारे स्वास्थ्य सचिव उसका ब्यौरा देते हैं केंद्रीय, और ICMR आज भी चेतावनी दे रहा है कि जून और जुलाई थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। इसके बाद केवल ये बात कहना कि जी संख्या बढ़ गई, लेकिन मैं कह सकता हूँ भारत की जैसे आबादी है, 136 करोड़ का यह देश है, सामाजिक संरचना आपको पता है, कम्युनिटी एक साथ बहुत ही नज़दीक में रहती हैं, उसके बाद आज भी हम 3 लाख पर पहुँचे। आप अगर इसकी कल्पना करेंगे अन्य देशों तो इतने दिनों में वो लोग कहाँ पहुँच गए थे। आज ICMR इस बात को कभी छुपाता नहीं है कि आने वाले दिन में सब कुछ ठीक होने वाला, वो हमें चेतावनी दे रहा रोज रोज, लेकिन
आप कह सकते हैं कि गंभीरता को इस बात से समझना चाहिए, जो लॉकडाउन का फायदा हुआ उसको स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो आज हम जो डाटा हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गया होता। मैं कह सकता हूं जब अप्रैल में 8 लाख का डाटा दे रहे तो आज हम कहां पर स्थिति में होते। इसलिए ये बात को थोड़ा समझने की विषय। जिलाध्यक्ष जी, बीबीसी ने 1 जून को एक आर्टिकल लिखा हुआ है और वो आर्टिकल आपको नेट पे मिल जाएगा, जिसपे उन्होंने कहा है कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की 3 जानी मानी संस्थाओं ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार के कदमों की कड़ी आलोचना की है। और वो भी 3 जानी मानी चिकित्सकों की और स्वास्थ्य कर्मियों की संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं के नाम मैं आपको बताता हूँ, वो संस्थाएं कौन कौन सी है, जिन्होंने, इनमें से एक जो है कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स में महामारी विशेषज्ञ समूह के डॉक्टर प्रमुख हैं। आपकी जो कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स है उसके जो प्रमुख हैं DCS रेड्डी जी, इन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा आपके एम्स, BHU और चंडीगढ़ स्थित PGIMER और इसके अलावा कई पूर्व और वर्तमान प्रोफेसर, स्वास्थ्य के क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां इस बात को मानती है कि सरकार पूरा इस पे जल्दबाजी करी है या सही तरीके से लॉकडाउन नहीं लागू किया है। क्या उनकी बात को नकारा जा सकता है? देखिए, मैं किसी की बात को नकार नहीं रहा है और किसी पर टिप्पणी करने का मेरा कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि मेरा इस विषय में स्पेशलाइजेशन नहीं है जी। लेकिन इसके अलावा आपने 3 लोगों के नाम लिए, लेकिन ऐसे 30 लोगों के आर्टिकल आए जिन्होंने कहा है कि भारत इस बीमारी से अच्छी तरह से निपट रहा है जी। उसमें वह देश शामिल हैं जो अपने को विकसित देशों में कहते थे। वो देश हैं जो अपने को दुनिया के सबसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में अपने को चिकित्सा सुविधाओं में रखते थे। उनकी बातों को भी आपने शायद कोट करना चाहिए। अब डॉक्टर जिन्होंने कहा है वो कौन है, उनका डेजिनेशन क्या है, मैं उनको जाना भी नहीं चाहता और मैं फिर उनकी बात को डिनाई भी नहीं कर सकता मैं। लेकिन अभी इस बात को इसलिए कंडेम कर रहा हूँ कि WHO ने कहीं कुछ कहा क्या? दुनिया के अन्य देशों ने भारत के बारे में कोई टिप्पणी करी क्या? सारे के सारे दुनिया के देश जो कोविड से लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं भारत ने बेहतर कदम उठाए, भारत इससे अभी बचा हुआ है, भारत अपने को संभाल रहा है, भारत अपने को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर केवल 3 लोगों की बातों पर ऐसा कहना है, ऐसा तो समय समय में हमने देखा आर्थिक नीति की भी आलोचना होती थी, हमारी रक्षा नीति की भी आलोचना होती थी, लेकिन हम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम आगे जाते जा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति के कहने के आधार पर, अब वो संस्थागत आधार पर उसको वो अधिकार है या क्या है, या स्वतंत्र रूप से तो कोई भी अपनी दे सकता है। लेकिन हम जो कह सकते हैं, हमारे एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो लगातार इस विषय में जानकारी दे रहे हैं और इससे बचाव की बात कर रहे हैं। और हम अपने को ICMR लगातार इस विषय में उसके साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जी हम सेफ जोन में हैं, हम सेफ हैं आज। लेकिन अब कोई 3 बात अगर कोई कहता, लेकिन जो 30 लोग अच्छा प्रबंधन कह रहे हैं उनकी बातों को जरूर सामने आना चाहिए। जी गोविंद सिंह बिष्ट जी, जैसा कि जिलाध्यक्ष जी बता रहे हैं कि कांग्रेस ने शुरुआत में चीज़ों को शांतिप्रिय तरीके से सुना और उसके बाद पूरी तरीके से विशुद्ध राजनीति इस पे करने लग गई है और वो WHO को, ICMR की बातों को इग्नोर करती है और ये नहीं मानती है कि जिसे विदेश में भी कई देश मान रहे हैं कि बहुत अच्छा काम भारत सरकार ने किया, तो क्यों नहीं आप लोग अप्रिशिएट करते हैं इन सारे कामों के लिए? देखिए, अपने पेट खुद थपथपा देने से नहीं होता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस पे राजनीति का आरोप लग रहा है। कांग्रेस ने जिस तरीके से देश में साथ दिया है, और कहाँ राजनीति कांग्रेस कर रही है। अगर लॉकडाउन के समय 250 व्यक्ति हैं, उसके बाद मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि किस तेज़ी से ग्राफ आगे बढ़ रहा है। 26/5/2020 को 1,45,000 संक्रमित होते हैं, 26/5 को, और उसके बाद 31/5/2020 को नहीं सॉरी हाँ, तो 31/5/2020 को 2,55,000 व्यक्ति हो जाते हैं। इस पे जिलाध्यक्ष जी बता रहे हैं ना कि मैं ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अब मुझे बताइए कि बढ़ती हुई ग्रोथ जो होती है वो कहाँ से आपकी तारीफ हो गई? कौन आपकी तारीफ कर रहा है? ICMR आपकी कर रहे हैं। कौन से देश अगर कांग्रेस को सुनाई नहीं देता तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब राहुल गांधी पता नहीं किस देश के दुनिया के विशेषज्ञों से बात करते हैं, विश्व में चौथे नंबर पे आ गए हैं। अभी भी आप तपतपा रहे हैं, मतलब आप उपाय नहीं कर रहे। आबादी में भी दूसरे नंबर आप ये कह रहे हैं कि हमारी प्रकृति, आप ये कह रहे हैं हमारी प्रकृति, आप प्रकृति को लेकर कब तक चलेंगे? भाई आपने जैसा किया, देश ने वैसा किया, अब जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना। बढ़ क्यों रहे हैं? इसका सवाल जवाब दीजिए मुझे, बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, बढ़ने का आप ये नहीं कह सकते संक्रमण है, फैलेगा, ये क्या बात हुई भाई? आपने जैसा जैसा इस देश में कहा वैसा वैसा हुआ या नहीं हुआ है? सवाल तो ये है ना। देखिए, पहले दिन से और हम कह रहे हैं तो हम देश के नागरिक नहीं, हम राजनीति कर रहे हैं। ICMR के वैज्ञानिक पहले दिन से कह रहे हैं, एम्स के डायरेक्टर पहले दिन से कह रहे हैं जून और जुलाई में इसने बढ़ना है, विशेषज्ञ सब लोग कह रहे हैं कब तक बढ़ेगा। मेरा एक विषय है आदरणीय प्रवीण जी, मेरा विषय यह है कि दुनिया के किस देश ने तारीफ नहीं करी
किस देश ने भारत को धन्यवाद नहीं कहा? ये कांग्रेस को आज ये नहीं पता, मेरे को ताजुब है। ट्रंप ने धन्यवाद कहा, इजराइल ने धन्यवाद कहा, न्यूजीलैंड ने धन्यवाद कहा, जापान ने धन्यवाद कहा। शायद इसको देखते ही नहीं है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, बस इसको देखने से तो देश नहीं चलने वाला ना। राहुल गांधी पता नहीं किन स्पेशलिस्ट से बात करते हैं, शाम को सुबह जागते हैं, कोई एक नया विषय दे देते हैं, कांग्रेस उसके पीछे दिन भर भागती है और शाम को वो चढ़नाई कर जाते हैं, दूसरे दिन नया विषय लेके आते हैं। मुझे तो पता ही नहीं किस आर्थिक नीति वालों से वो राहुल जी बात कर रहे हैं, और उनको ऐसी आवश्यकता क्या, देश में बात करनी चाहिए, देश के नेताओं से संवाद करना चाहिए। आज हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी विपक्ष के नेताओं से बात कर रहे हैं, तो उनसे उनके सारे सुझाव उनको नहीं देंगे। वो विदेश में कोई एक व्यक्ति पकड़ेंगे, उससे मैनिपुलेट कराएंगे, फिर उसकी बात को आगे बढ़ाएंगे। कपिल सिब्बल जी का भी हमने देखा था कैसे जाके विदेश में उन्होंने एक प्रेस करी थी, एक आर्टिफिशियल एक कहीं जाके मीडिया के बीच में जाके पूरे भारत को किस तरीके से उन्होंने बदनाम करने का काम करा था, सबने हमने देखा। आप ही लोगों ने टीवी में दिखाया। वो व्यक्ति लास्ट में पता चला तो एक ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर था इंग्लैंड में। अब ये विषय कांग्रेस के पुराने रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कांग्रेस से, भाई राजनीतिक मुद्दे अनेकों आएंगे, अनेकों चुनाव आएंगे, आप आमने सामने होइए, आप नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करिए, लेकिन ये कोविड को तो चैलेंज मत करिए ना। कोविड के कारण तो देश में भ्रम मत फैलाइए। कोविड के आज हम दुनिया कह रही है कि भारत में अभी कम है, हमारे मित्र कह रहे हैं कि भारत में हम बहुत ज़्यादा आ गए 2.5 लाख में। अरे भाई अमेरिका 20 लाख में पहुंच गया। अमेरिका की आबादी देखिए और भारत की आबादी देखिए। अमेरिका वो जो कहते थे कि हमारे वहाँ के नागरिकों को हम बुखार तक नहीं आने देते हैं, आज अगर आप प्रदीप जी कल 12,600 और पर डे एक हफ्ते से हम 10,000, 11,000, 12,000 और कंटिन्यू, मतलब आप उसके बाद भी हम सवाल कर रहे हैं तो राजनीति हो गई। मतलब जनता 9,520 लोग की मौतें हो गई है। मतलब सवाल हो रहा है क्यों आप रोकने में कामयाब कैसे होंगे, क्या पॉलिसी है आपकी, ये बताइए ना। आप संक्रमण है करके फैलेगा करके बच नहीं सकते ना अपनी जिम्मेदारी से। मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि क्या लॉकडाउन और अनलॉक केवल इनके अलावा और क्या पॉलिसीज हैं जिन पे काम हो रहा है, क्योंकि अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग की संख्या बहुत कम है जी, हम लोग उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम देखें, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, वहीं न्यूजीलैंड पूरी तरीके से कोविड पे अपना पूरी तरीके से उसके वहाँ पे सफाया हो चुका है, उन्होंने इस तरीके से काम किया है। तो कहाँ कमी है? क्या हम लोग केवल लॉकडाउन और अनलॉक पे ही अटके रहेंगे या इसके अलावा कुछ और? देखिए, जिस दिन देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था हमारे पास एक सिंगल पीपीई किट नहीं थी। आज हमारी स्थिति हुआ है, हम दुनिया को पीपीई किट एक्सपोर्ट कर सकने की स्थिति में आ गए। जिस दिन देश में कोविड शुरू हुआ था आप देख रहे थे सैनिटाइजर के लिए कैसा देश में ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीज़ें शुरू होने को जा रही थी, लेकिन आज सैनिटाइजर से लेकर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, आज वेंटिलेटर की क्या स्थिति थी जब देश में कोविड शुरू हुआ था, आज उन सब चीज़ों को हमने एक बेसिक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और बीमारी से लड़ने के लिए। लोगों के मन में इतना भय था कोविड को लेकर, लोग अगल बगल के लोगों से बात नहीं कर रहे थे, लोग एक दूसरे से बहुत दूरी बनाने लग गए थे। हमने ये बात कहते हैं कि इस कोविड से लड़ाई में हमने जहाँ इक्विपमेंट को भी पूरा करा है, वहीं लोगों के मन को भी मजबूत करा है। जहाँ तक बात है, आज 3 लाख हो गए, आपने अभी कहा, आप ये देखिए कि ये 3 लाख अगर आप तुलना करेंगे, आप तुलना करिए, अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता, लॉकडाउन नहीं हुआ तो आज हमारे देश की स्थिति क्या होती। सब लोग मानते हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता, अगर इस सरकार ने इतना बेहतर ढंग से इसको नहीं करा होता, फिर उसके बाद जिस प्रकार से लोगों को अपने घर जाने के लिए, वापसी करने के लिए, प्रवासी नागरिकों को जगह जगह वापस लाने की जो कवायद शुरू हुई, अगर इनको स्टेप बाय स्टेप समझदारी से नहीं करा हुआ होता, आज जो भी प्रवासी आ रहे हैं हम कहीं ना कहीं उनका क्वारंटीन सेंटर पर ले आके, जहाँ पर जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पर ले आके पहले टेस्ट कर रहे हैं। और आज भी मैं अभी देख रहा था कि अब ऐसी किट भी आने वाली है जो लगभग आधा घंटे या 2.5 घंटे में आपको रिपोर्ट दे देगी। तो ये चीज़ें, कोविड जब आया सब लोग अचंभित थे, कोविड कैसी बीमारी है, लेकिन मैं बेहतर प्रबंधन की बात कर सकता हूँ भारत देश के, कि जहाँ एक पीपीई किट नहीं बनती थी, आज हम एक्सपोर्ट की स्थिति में आए हैं। जहाँ सैनिटाइजर को लोग जानते नहीं थे और सैनिटाइजर को लेकर पैनिक होने लगे थे, आज इजीली सब चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। तो ये बात समझने की है कि पहले दिन की क्या स्थिति थी, आज हम रिलैक्स मोड में, आज हम इतनी स्वस्थ चर्चा कर रहे हैं, इसी कारण चल रहे हैं कि भारत में बेहतर प्रबंधन है। आप और हम मिल रहे हैं, आप प्रेस में बाहर निकल रहे हैं, हम लोग भी अपने कामों में, सामाजिक सेवा में लग रहे हैं, तो भारत के बेहतर प्रबंधन के कारण है, क्योंकि हमें पता है। आपका कहना है कि हम लोग अभी बेहतर स्थिति में आ गए हैं, अब स्थिति उतनी बुरी नहीं है जो शुरुआत में थी। जब लॉकडाउन लागू किया गया था तब स्थिति बेहतर नहीं थी और आज बेहतर नहीं। मेरा कहने का क्या है, ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो संख्याएं कम थी, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये संख्या एकदम बहुत तेज गति से बढ़ती
और देश के पास उतने संसाधन भी नहीं थे। मैंने कहा ना, एक पीपीई किट नहीं थी देश में, हमने चाइना से आयात कर रहे थे। अब उस तेजी के साथ संख्या नहीं बढ़ेगी। उस तेजी के साथ संख्या नहीं बढ़ रही है, ये आईसीएमआर के वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये एम्स के वैज्ञानिक कह रहे हैं। लेकिन ये जो संख्या है, आज 11,500 की संख्या बढ़ी, मैं देख रहा था 24 घंटे में पीछे 11,500 की बढ़ी। निश्चित तौर पर कुछ दिन तक बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद इसमें सैचुरेशन आएगा और फिर पीछे को जाना शुरू होगी। आज हमारी रिकवरी रेट बढ़ गया, आप देख रहे हैं हमारा रिकवरी रेट बढ़ गया। हमारे इंतजाम इतने हैं कि हम कोई भी अगर पेशेंट आ रहा है, आज पैनिक नहीं है। नहीं तो पहले दिन एक कोरोना का पेशेंट होता था तो सारे लोग पैनिक होने लगते थे, डॉक्टर से लेके आप हम सब लोग पैनिक होने लगते थे। आज सरकार ने इतनी संसाधन दे दिए, सबको भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो सरकार उसके साथ खड़ी है, इंतजाम इतने मजबूत हैं, उसको कुछ उसकी हानि नहीं होने दी जाएगी। सर, मैं 2 दिन पहले देख रहा था, न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि हल्द्वानी में एकमात्र जो लैब थी जो जिस पे टेस्टिंग होती थी वो खराब हो गई है, और यहाँ से लगभग पहाड़ों पे जितने भी टेस्ट वगैरह होते थे वो सारे के सारे अब यहाँ से हट करके हम लोग पहुँच रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं। तो किस तरीके की तैयारियां हैं, आप किस तरीके की बातें, आप किस तरीके से माननीय प्रवीण जी, अभी हम बात कर रहे हैं और अभी कोई तकनीकी खराबी कारण इंटरप्ट हो जाएगा तो इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? भाई कोरोना की लैब है, कोरोना लैब है, उसमें लगातार जांचें चल रही हैं और उसमें कोई अगर तकनीकी खराबी आ गई तो उसको ठीक करना भी जाएगा, क्योंकि और कोरोना इतना सेंसिटिव मुद्दा है। अध्यक्ष जी 6 जिलों पे एक टेस्ट लैब है। इसमें हम वो टेस्ट लैब अगर हमारी खराब हो जाती है तो ये सरकार को पहले से ध्यान में रखना चाहिए था। बिल्कुल, हमने कई लैबों के लिए हमने IVRI मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी और अनेक लैबों के लिए प्रस्ताव दिए हैं केंद्र सरकार को, ICMR को। लेकिन कोविड की लैब इतनी, मैं कह सकता हूँ, इतनी सुरक्षा मानकों पर है कि उसमें बिल्कुल भी कोताही बरत नहीं सकते। ये ऐसी लैब नहीं है कि कोई भी जाए खोले और उसमें टेस्टिंग शुरू करवा दे। अब वो ICMR के मानक पूरे करेंगी तो ही वो लैब बनेंगी, उसमें कुछ तेजी से गति से आगे बढ़ रही है। वो एक दिन में पूरे होने वाली चीज़ नहीं। आज हमारी ये लैब खराब हुई है तो कोई बेचारे ने जानबूझ के खराब नहीं करा या कोई किसी के कारण खराब नहीं, तकनीकी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ खराबी आती तो। और इतने सेंसिटिव काम है कोविड की टेस्टिंग, अगर जरा सी भी उसमें लापरवाही बढ़ेगी, हम जरा सी भी खराब चीज़ों में टेस्टिंग करेंगे तो उसका कितना भयावह परिणाम आएगा वो शायद मेरे को भी कल्पना नहीं है, अन्य लोगों को भी उसकी कल्पना नहीं होती। लेकिन केवल लैब खराब हो गई, वो बेचारों का लैब तकनीकी रूप से कई चीजें बंद होती है। कहने का मतलब ये है कि 6 जिलों पे अगर एक लैब है और वो खराब हो जा रही है तो ये दिखा रहा है कि आपकी तैयारियां कितनी मजबूत थी। 6 जिलों पे एक लैब, तकनीकी, मैंने क्या कहा, तकनीकी खराबी भी तो कोई चीज है। तैयारियों का मतलब यही है कि हम कम से कम उसके सब्स्टिट्यूट में या उसके ऑप्शन पे कुछ चीज लेकर के उसके ऑप्शन में, मैंने कहा ना, IVRI, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की लैब, हमने कई प्रस्ताव भेजे हैं। लेकिन जो ICMR के मानक कहते हैं कि लैबों का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वो एक दिन में नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए अनेक स्टाफ से लेकर उसको चलाने वाले स्पेशलिस्ट तक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए उसमें कहीं बिल्कुल उसमें हमने कई लोगों को दिखाने के लिए लैब बना दी और उससे और नुकसान बढ़ गया। ऐसा करने वाली ये सरकार नहीं है, ये सरकार दीर्घ गंभीर सरकार है, ये अखबारों वाली सरकार नहीं है। इन व्यवस्थाओं के लिए जनता को और कितना इंतजार करना होगा? देखिए, मैंने फिर यही बात कही ना, अब आप केवल ये लोगों के दिखावे के मुद्दा नहीं है कि हमने एक लैब खड़ी करी और उसमें काम हो रहा नहीं हो रहा, उसकी सुरक्षा मानक क्या है क्या नहीं है, उससे और नुकसान हो गया समाज में। हमने तो डंका पीट दिया, जैसे कांग्रेस का काम है, जरा सी काम करो, हल्ला करो कि ये लैब बना दी, ये बना दी। मैंने कि इसलिए कह रहा हूँ कि हमने कई लैबों का प्रस्ताव भेजा है। ICMR के 3 महीने से जब ये संक्रमण काल प्रारंभ हुआ तो 3 महीने से ये व्यवस्थाएं बढ़नी चाहिए थी ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था अल्मोड़े में और इधर प्रारंभ होगा, तो इसमें भी घोषणाएं थोड़ी होंगी, इसमें तो इम्प्लीमेंटेशन होगा ना। फिर यही बात कहे ना, ICMR का एक मानक है। आप एक तो 3 महीने से मानक पूरे नहीं हो रहे हैं, मानक आपको तो पता ही था बढ़ेंगे, तो इसकी तैयारी तो होनी चाहिए थी। अरे भाई, ये कोविड की लैब है, कोई सिंपल लैब नहीं है। ये कोई राहुल गांधी का बयान नहीं है, जब मर्जी आए जो चीज़ कर दीजिए, उसके बाद उससे चले जाइए, उसके नुकसान फायदे आप लोग देखिए। ये कोविड की लैब है। अरे इसको बनाने के लिए उसके जो मानक हैं उसको पूरा करना ही चाहिए और करके ही आगे बढ़ना चाहिए। प्रदीप जी, जिस रेशियो में ये बढ़ रहा है तो ये तो आपकी लैब बनने तक तो ये पता नहीं कितने लाखों में चला जाएगा। फिर ऐसा जनता आपके एक्सपेरिमेंट थोड़ी देखेगी, आपको तो दायित्व निभाना चाहिए। मैं यही बात कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए कोविड पे। स्पेशलिस्ट रिपोर्टों के आधार पर भी, केवल राजनीतिक आधारों पर लैब नहीं बननी चाहिए, केवल बयानबाजियों के आधार पर नहीं बननी चाहिए, स्पेशलाइजेशन के आधार पर ही कार्य होना चाहिए। जैसा अभी आरोप लगाया प्रदीप बिस जी ने कि केवल राजनीति कांग्रेस कर रही है, मेरा सवाल आपसे है कि
आप लोग, मैंने जैसे अभी प्रदीप बिष्ट जी से पूछा कि आपका क्या लॉकडाउन और अनलॉकडाउन के अलावा क्या है, और उन्होंने सीधा कहा कि हमारे आज मंत्री जी, गृह मंत्री जी वहाँ पे सभी पार्टियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जी को भी अपने सुझाव देने चाहिए। तो ऐसे कुछ सुझाव आप लोगों की तरफ से, उत्तराखंड में आप लोगों की पार्टी की तरफ से क्या है? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि केवल विरोध वाली राजनीति ही हो पा रही है, क्योंकि इससे पहले कुछ दिनों पहले जब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन में लाया गया था, तो माननीय जो नेता प्रतिपक्ष हैं इंदिरा हृदय जी, उन्होंने उसका विरोध किया था, कहा कि केवल रेड जोन में लेकर के आया जा रहा है, और अगर लॉकडाउन खुलता है 7 बजे तक का टाइम होता है तो भी विरोध किया जाता है, और उसको अगर बंद किया जाता है तो भी उसका विरोध किया जाता है। तो किस तरीके की, केवल विरोध की राजनीति के अलावा क्या? नहीं, इसे आप विरोध की राजनीति से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ये घटना, लगातार संक्रमित बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार तो है नहीं भाई, कांग्रेस भी सवाल किससे उठाएगी? सरकार से उठाएगी। सिर्फ सवाल भाई कांग्रेस सामाजिक संगठन भी है, राजनीतिक संगठन भी है, लेकिन कांग्रेस क्या कर सकती है? सरकार को सुझाव दे सकती है कि भाई कांग्रेस इस तरीके से सामाजिक काम बताइए आप, इसमें कांग्रेस ने क्या सामाजिक? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बीजेपी ने ब्लड डोनेशन से लेकर, मास्क वितरण से लेकर, आपके मोदी टिफिन से लेकर, मोदी किट से लेकर सब कुछ बांटने का काम किया। हम समाज के बीच में जहाँ सरकार के ऊपर निर्भर रहे, व्यक्तिगत भी हमारे सेवा का भाव रहना चाहिए। इस तरह के सामाजिक काम बहुत किए गए हैं कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस का हमने ब्लड कैंप्स भी लगाए हैं, हमने मास्क भी बांटे, हमने राशन भी बांटे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। मैं न्यूज 31 से आग्रह करना चाहूंगा, कोई अगर कांग्रेस के दिखाए हुए कार्य कोई दिखाई, और बीजेपी का मोदी टिफिन सबने दिखाया। सवाल पूछना विपक्ष का काम है, वो बहुत सही बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा सवाल ये है कि सवाल जो पूछा जाए कि अगर आप 4 बजे तक बंदी करते हैं तो भी दिक्कत है, और अगर 7 बजे तक आप बंद खोल देते हैं तो भी दिक्कत है। तो दोनों चीज़ों में दोनों चीज़ें एक नहीं हो सकती, एक तरीके की नहीं हो सकती। या तो आप 4 बजे तक का विरोध करेंगे या आप शाम के 7 बजे तक का विरोध करेंगे। कांग्रेस भ्रम की स्थिति में, राहुल गांधी भ्रम में है, सोनिया गांधी जी भ्रम में है, प्रियंका गांधी जी भ्रम में। कांग्रेस को तो समझ में नहीं आ रहा करे क्या, केवल राजनीतिक मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा किसी तरीके से, उनका एक उद्देश्य है किस तरीके से सरकार में वापसी करें, जो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है, जो कहीं संभव नहीं दिखाई देती। इसलिए भ्रम की स्थिति में कांग्रेस से आप नीतिगत मामले में बात पूछिए। गोविंद भाई हमारे बड़े परम मित्र हैं, बहुत अच्छे वकील हैं हमारे, लेकिन कांग्रेस तो खुद ही बड़े से बड़ा नेता भ्रम की स्थिति में है। माननीय प्रीतम सिंह जी लग्जरी गाड़ियों में राशन भेजने की बात करते हैं, तो खुद ही कांग्रेस भ्रम की स्थिति में है कि इंदिरा जी कभी कहती है 7 बजे तक खोलिए, कभी कहती है 4 बजे तक खोलिए। उनको अब जैसा जो गया, उनको पॉलिटिक्स करनी है, अखबार में बयान देना है, अपनी प्रासंगिकता बयान बनाए रखनी है, इसलिए उनको बोलना है। इसलिए कांग्रेस खुद भ्रम की स्थिति में, इनसे ये विचारिक बात पूछना एक अपने आप में बेमानी है। नहीं, इस तरह की इल्ज़ाम लगाना गलत है। मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी से कि माननीय इंदिरा हृदय जी ने ऐसा कोई विरोध नहीं किया है, क्योंकि सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसका सभी ने पूरा साथ दिया है। लेकिन जब कुछ व्यापारी वर्ग और सब लोग अपने समस्याओं का साथ आए तो उन्होंने आग्रह किया, निवेदन किया कि इस पर आप विचार करें कि रेड जोन करने में कहीं नियमों के अनुरूप हुआ या नहीं हुआ है, क्योंकि व्यापारियों में दुविधा है कि कहीं कोविड सेंटर हल्द्वानी में होने की वजह से तो कहीं नैनीताल में, तो इस तरह की भ्रांतियां हैं। तो प्रश्न किया है, कोई इल्जाम सरकार पे नहीं लगाया। वही मैंने कहा ना, भ्रांति की स्थिति, भ्रामक स्थिति बनी हुई है। तो प्रश्न आपसे बात कर रहा हूं, भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने के कारण अपने भ्रम में हैं, अपने भ्रम में होते हैं तो उसको भ्रम को दूर करना चाहिए, और जो उसकी अथॉरिटी है उससे संवाद करना चाहिए। और जहाँ तक सवाल अभी आपने सुझाव की बात की, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे मित्र बार बार एक बात कह रहे हैं कि हम कंट्रोलिंग स्थिति में हैं, मैं सुझाव की बात करता हूँ। आप अगर आज आंकड़े उठा के देखें तो इस देश के अंदर लगभग 3 लाख से ऊपर संक्रमण के मामले हैं, और इसमें अगर आप देखें तो केवल 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें कम से कम 60% मामले उन 5 स्टेट्स में हैं, और उन 5 स्टेट्स में भी 6 शहर ऐसे हैं जिसमें 3 लाख जो मामले, इसमें से 1,60,000 लगभग 50% मामले 5 शहरों में हैं। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। आप 5 शहरों को नियंत्रित करते, आपके पास पॉलिसी होती, अगर आप 5 शहरों को नियंत्रित करते, आप 5 स्टेट को नियंत्रित करते, आपने पेट में दर्द हुआ और आपने इलाज कहां का कर दिया, पूरी जनता को त्राहिमाम कर दिया। गोविंद सिंह जी, और ये मैं आंकड़े के साथ बोलूंगा, नहीं, ये प्रधानमंत्री जी का प्रबंधन है कि उन्होंने इनको सैचुरेटेड कर दिया है स्थानों पर, जिसका प्रभाव बिल्कुल आप मान लें कम है। नहीं, समय का अभाव है हम लोग। नहीं, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। देखिए,
मुंबई में 55,451, दिल्ली में 36,824, अहमदाबाद में 15,962, चेन्नई में 28,924 और पुणे में 16,443। इन 5 शहरों में 1.5 लाख संक्रमित हैं। आप मुझे बताइए कि पूरे देश को लॉकडाउन करने का क्या मकसद है? लॉकडाउन का फायदा खुद ही बता दिया। नहीं, जब लॉकडाउन करा तभी वहां रुका गया, इतना रोका गया, इसी कारण रुका गया। नहीं तो यही लोग और लगातार ट्रांसपोर्टेशन में होते दूसरा और बीमारियां ज्यादा दूसरा खुद ही लॉकडाउन की दूसरा देखिए, ये जो बढ़ने वाली बात आई है उत्तराखंड में या कहीं भी बढ़ने वाली बात आई है, प्रवासी जो आए उनकी वजह से आई। तो प्रवासियों को लाने में, इंतजाम करने में, व्यवस्थित करने में क्वारंटाइन सेंटर है नहीं। आज तो मैं उत्तराखंड सरकार से कहना चाहता हूं, आज उनके स्कूलों की भी पोल खुल गई जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, वहां बाथरूम नहीं है, वहां कमरे नहीं है। तो समय का ये सब चीजें हैं, जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। जी, समय का अभाव है। तो ये हमारे साथ थे प्रदीप बिष्ट जी, नैनीताल भाजपा जिला अध्यक्ष, और साथ में थे गोविंद बिष्ट जी जो प्रदेश महासचिव है। उन्होंने अपनी अपनी बातें यहाँ पे सबके सामने रखी और हम लोगों के पास जो सवाल पहुँचे थे, हम लोगों ने इनके साथ वो सवाल पूछे और बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिए। चूँकि मुद्दा बहुत लंबा है, अभी चल ही रहा है, तो आने वाले समय में और सवालों के साथ इनके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में आने के लिए। आप भी चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।